एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब सोचोगे 6 से क्यों? देखिए, जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तभी तो आप हीरो तक पहुँचोगे। 0 से हीरो तक की सीरीज, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब सोचोगे 6 क्लास से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं, क्यों पढ़े? देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर जो भी बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वैसे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है 6 7 की, वहाँ पे एक लेक्चर है। जैसे 6 का एक लेक्चर है, 7 का 2 लेक्चर है। तो देखिए, ये सीरीज 2 पार्ट से बटी हुई है। एक में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक में इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अब सोचोगे 2 सीरीज़ क्यों? देखिए, नोट्स में मैं आपको हर चीज़ डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ है, बाकी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिटर्न में वही चीज़ें ऐड की हुई हैं जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने फालतू की चीज़ें कोई ऐड नहीं की हैं। फिर एमसीक्यू से जनरलाइज कीजिए आप कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चन साथ साथ कीजिएगा, जिससे क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है तो बेटर काम होता है। इसलिए हम एक दिन नोट्स डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़, ठीक है, और फिर उससे अगले दिन उसके एमसीक्यू कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप बेस्ट कर पाओ हर चीज़ में। इसीलिए तो ये 2 सीरीज़ चली हुई हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ये सीरीज़ अब मेनली बेनिफिट किसके लिए होने वाली है? ये सीरीज़ जो भी HP टैट, सी टैट, TGT, ठीक है, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कि जनरल साइंस आती है, वहाँ पे ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो भी ये दोनों सीरीज़ देख लेगा उसको बाहर बुक्स या कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 10 तो यहाँ पे ही कवर हो जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी ऐड किए हैं, नाम भी बताया है कि कौन सा चैप्टर है क्या नहीं है, हर चीज़ बेसिक क्लियर की हुई है। और आपको, आई थिंक आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। देखिए, अब ये तो समझ आ गया। अब जब आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आपको सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ज़रूरी है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेडिकल वालों के लिए, HP टैट मेडिकल वालों के लिए। और फिर अब पहले आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में आपका स्कोरिंग अच्छा आता है तो समझिए कि आप कहीं पे स्टैंड करते हो, बट अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो यानी आपको तैयारी की ज़रूरत है। जनरलाइज कीजिए खुद को, क्योंकि जब आप खुद को जनरलाइज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बेटर बनते रहते हैं। अदरवाइज कोई हमारी गलती निकालता है तो हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो इसलिए खुद को जनरलाइज कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, फिर रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही। तो देखिए, तभी तो 2 सीरीज चली हैं, क्वेश्चन भी और नोट्स भी, हर चीज़ क्लियर करते जा रहे हैं। तो देखिए, 8 तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया, ठीक है। साथ में नाइन्थ में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन कर लिए। अब आता है एनवायरनमेंट सेक्शन। एक ऐसा है जो मेडिकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स है, वो मेडिकल वाले नहीं देखते, ठीक है। जो वैसे तो जनरल सी चीज़ें हैं 10 तक, वो तो पता ही होनी चाहिए, बट अगर नहीं देखना है आपको तो एनवायरनमेंट सेक्शन जो कॉमन होता है वो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि CTET में जो भी आता है एनवायरनमेंट सेक्शन आता है, और एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चन आपको जो भी GK सेक्शन में भी आते हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साथ साथ में इसके लिए आपको इसकी PDF भी मिल रही है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे साथ साथ आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ साथ आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी, PDF भी, हर चीज़ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए, तो 9th क्लास का एनवायरनमेंट सेक्शन बचता है, उसके बाद हम 10th क्लास स्टार्ट करेंगे। अब एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, 10th क्लास की आपको कैसे चाहिए? चैप्टर वाइज चाहिए या 2-2 चैप्टर का, जैसे कि मैंने 9th क्लास में किया, 2 चैप्टर का एक बनाया, एक क्लास बनाई, 2 चैप्टर की एक क्लास बनाई, वैसे चाहिए या चैप्टर वाइज चाहिए? वो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो वैसे ही आपके लिए प्रिपेयर होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो चैप्टर इंक्लूड्स हैं वो आते हैं, वाई डू वी फॉल इल, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, यहाँ पे हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू फॉल इल, मतलब बीमार क्यों होते हैं हम? देखो, हेल्थ क्या है? एक स्टेट है जिसमें बंदा, जो पर्सन है, वो क्या होता है? फिजिकली,
मेंटली सोशली वेलबींग बिहेवियर करता है, मतलब और जो काम करना चाहता है वो कर पाता है। मेंटली मतलब रिलैक्स है, कोई स्ट्रेस नहीं, और सोशली सबके साथ मिलके रहता है। ठीक है, तो वो आता है मीनिंग असल में हेल्थ का। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कुछ पर्सन अच्छा बोला फिजिकल ठीक है, बट दूसरों के साथ स्ट्रेस में हैं वो हैं, तो वो हेल्थ में नहीं आते, मतलब हेल्दी नहीं बोल सकते हैं उनको। ठीक है, फिर अब डिसीज़ क्या होती है। अब जब किसी को बीमारी लग जाए ना तो उसको बोलते हैं डिसीज़। तो उससे क्या होता है, मतलब आप पर्सन को अनकंफर्टेबल, जैसे आपको माना फीवर आ गया, आपको क्या होगा, आपको थकान होगी, कोई आप काम कर नहीं सकते। अब डिजीज़ भी दो टाइप की होती है, एक आती है एक्यूट, एक आती है क्रोनिक। इसका मतलब एक्यूट डिसीजेस जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि कभी सर दर्द हो गया, कोल्ड हो गया, ये आ गया एक्यूट, मतलब स्मॉल स्केल। क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग टाइम तक रहती है, मतलब जिसका हर चीज़ पे असर होता है हमारे, जैसे कि एलिफेंटियासिस, पोलियो, कैंसर। अब आप सोचोगे कि एलिफेंटियासिस क्या है, तो देखिए जब हमने क्लास ली थी बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, तो हमने किया था एलिफेंटियासिस से क्या होता है कि टांग सैली कर जाती है, जिससे पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। पोलियो भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, कैंसर भी। ये क्रोनिक डिसीजेज हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डिसीज का कॉज क्या होता है, एक होती है इन्फेक्टिशियस डिसीज, एक होती है नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस। अब ये क्या है, डिसीज वेयर माइक्रोब्स आर इमीजिएटली कॉज। ठीक है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमीजिएटली अफेक्ट करते हैं, वो आते हैं इन्फेक्टिशियस डिसीज। और दूसरे जिसमें कि दैट डू नॉट कॉज इन्फेक्टिव एजेंट, मतलब पैथोजन एकदम अटैक नहीं करते, धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है, तो वो आता है नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेज। कौन सी आ गई, जैसे कि कैंसर, डायबिटिक, जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कुछ चेंज हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नॉन इन्फेक्टिशियस। ठीक है, और जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं वो आती हैं इन्फेक्टियसिस। अब देखिए एक चीज़ समझिए, देखो चार टाइप की हमने चीज़ें की, एक होती है एक्यूट, एक आती है आपकी क्रोनिक, एक आ गई इन्फेक्टिशियस, नॉन इन्फेक्टिशियस। एक्यूट मतलब स्मॉल टाइम की, स्मॉल होती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। फिर आती है आपकी क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम तक रहती है। इन्फेक्टिशियस जो माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं। नॉन इन्फेक्टिशियस जो अंदर जेनेटिक चेंज या किसी और वजह से होती हैं। अब ये जो डिसीज़ होती हैं वह इसके एजेंट्स क्या हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड प्रोटोजोआ है। तो देखेंगे क्या क्या आते हैं, जैसे कि पैथोजन, एनी एजेंट जिससे कि डिसीज कॉज होती है, लिविंग माइक्रोजम, एंड जिससे क्या होता है पर्सन में पॉइजनस क्रिएट हो जाता है और वो वेलबींग बिहेव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम जैसे कि आपका वायरस आ गया। ठीक है, वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, हब, वन, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लूड, नोरोवायरस, येलो वायरस, एल्बो, ह्यूमन फीवर, साक, एड्स वायरस, इन्फ्लुएंजा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इससे बहुत 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 बार क्वेश्चन आते हैं कि वायरस से कौन सी प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया से कौन सी प्रॉब्लम होती है, फंजाई से क्या प्रॉब्लम होती है, प्रोटोजोआ से क्या प्रॉब्लम होती है, और इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। तो आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार माइंड में बिठा लीजिएगा, तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ट्रिक्स चाहिए तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में, तो ट्रिक्स भी मिल जाएंगी आपको इसको लर्न करने के लिए। ठीक है, फिर आती है बैक्टीरिया डिसीजेस। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, स्टेफी, इकोलाई, टाइफॉइड, सैल्मोनेला, मॉर्जिलस, फिनोमेनिया। ठीक है, फिर आती है स्टेप्टोस, स्टमच अल्सर, लिम्फ डिसीजेस। ठीक है, कुछ डिसीजेज होती हैं उनको मेनली पूछी जाती हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स किससे होती है, टाइफॉइड किससे होती है, ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लर्न कर लेना। फिर आती है आपकी फंजाई, जैसे कि रिंग वॉर्म, ठीक है, फिनोमेनिया, कैनेडिसिस, ठीक है, ईस्ट इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकस। ठीक है, और आपका प्रोटोजोआ से मलेरिया, जैसे कि डिसीजेस, डायरिया। फिर आ गया क्रिप्टोपोटोडाइसिस। वैसे और भी बहुत ज़्यादा होती है, जो मेनली आपको याद रखनी है वही रखनी है। ठीक है, पैरासिटिक मतलब दूसरे की बॉडी में जाके इफेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया, जैसे कि राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ट्रेगोसिस, मॉर्जिलॉन्स। ठीक है, फिर प्रोटीन, जैसे कि कुछ पर्सन को क्या होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी डिसीजेज होती है, एक्सेस हो जाए तब भी डिसीजेज होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन भी एक इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ठीक है, समझ आ गया। अब
अब वायरस जैसे जो अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो क्या होता है, वायरस ग्रो इन द इनसाइड द होस्ट एंड डज नॉट इफेक्ट ऑन द एंटीबायोटिक्स। मतलब अगर वायरस से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एंटीबायोटिक्स वहाँ पे काम नहीं करते। तो एंटीबायोटिक्स कहाँ काम करते हैं? एंटीबायोटिक्स काम करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस के। इट्स मीन हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बनी हुई है। मतलब इसका मतलब समझो बैक्टीरिया का सिस्टम अलग वर्क करता है और वायरस का अलग। तो बैक्टीरियल के लिए एंटीबायोटिक वैलिड है, बट वायरस के लिए एंटीबायोटिक इतनी बेनिफिट नहीं होती। ठीक है, अब डिसीजेज भी अलग अलग टाइप से होती हैं। एक आती है कम्युनिकेबल डिसीजेज, एक आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज मतलब कम्युनिकेशन कैसा है किसी के साथ, मतलब रिलेशन कैसा है, होता है ना, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो वही जो एक दूसरे से टच के साथ, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक पर्सन के हाथ मिलाने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, एयर से, ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कपड़ों के यूसेज से, जैसे कोल्ड वेयर होता है ना, जैसे बोलते हैं कोल्ड हुआ है तो दूर रहो, ढक के रहो ताकि दूसरों से ना हो। और जैसे कि रैबिस डॉग से होता है, और फिर इन्फेक्टेड पर्सन तो दूसरे पर्सन से हो जाता है। मॉस्किटो जैसे कुछ कैरियर होते हैं, आपको पता है मलेरिया कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, मच्छर की वजह से होता है, बाय फूड, बाय वाटर। तो वो सारी जो आती है कम्युनिकेबल डिसीजेज आती हैं। दूसरी आ गई नॉन कम्युनिकेबल, जो क्या होती हैं, जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से नहीं होती, वो ऐसे ही हो जाती हैं। मतलब कुछ जेनेटिक चेंज हो गया, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से जो डिसीजेज होती हैं वो होती हैं। अब हम कुछ डिसीजेज ऐसे पढ़ेंगे जो सिर्फ वाटर से होती हैं, जो सिर्फ एयर से होती हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं। तो देखिए, डिसीज जो एयर से होती हैं जैसे कि कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। वाटर से जो होती है कॉलेरा। सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है जो एड्स, सिफिलिन। ये डिसीजेज क्या होती हैं, जो इन चीज़ें प्रोसेस से होती हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, एयर से कौन सी होती है, वाटर से कौन सी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन जो आता है आगे, फिर आता है एनिमल इमीजिएट, ठीक है, ऑफ डिसीज। तो कॉजिंग कॉल जो इमीजिएट कॉज करता है डिसीज, उसे बोला जाता है वेक्टर। ठीक है, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर करता है हमारी बॉडी में थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट, तो उसकी वजह से अलग अलग इफेक्ट करता है। मतलब अगर वेक्टर हमारे अंदर चला जाता है तो वो किस पोर्शन में जाएगा उसके मुताबिक हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर एंटर हो गया डायरेक्ट माउथ से, टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लीवर में चला गया तो जॉन्डिस की होगी। लंग्स में चला गया तो ट्यूबरक्लोसिस की हो जाएगी। अगर ब्रेन में चला गया तो हेडेक, वॉमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस फील होगी। अनकॉन्शियस मतलब आपको पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, ब्रेन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, जो ये वाला चैप्टर है, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जीके सेक्शन में, सीटैट में ले लो, कमीशन में लो, हर बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ हम नाम पढ़ेंगे जिससे क्या क्या डिसीजेस होती हैं। जैसे कि स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, जिससे होती है एक्ने की प्रॉब्लम। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ, जिससे होती है स्लीपिंग सिकनेस। लेशमानिया प्रोटोजोआ, काला आजार, और ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, जो इस चैप्टर में जो एक एक पॉइंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन देखा ही गया है। और लेशमानिया वाला क्वेश्चन तो अभी रिसेंट 1 साल पहले आया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी किसी पर्सन की, क्या करते हो आप, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज, क्या करोगे, मेडिसिन दोगे, किल करोगे माइक्रोब्स को। एंड प्रिवेंशन क्या करोगे, साफ करोगे एनवायरनमेंट को, इंक्रीज करोगे इम्यून सिस्टम, बोलते हैं इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करो, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करो। तो उससे क्या होगा, वो ताकि अपने आप को स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है, और क्या किया जाएगा, क्लियर एनवायरनमेंट, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे होती है जैसे कि वाटर से होती हैं, तो वाटर को क्लियर करना ज़रूरी है। तो जैसे कॉलेरा प्रॉब्लम वाटर से होती है, तो क्या किया कर सकते हो आप उसको ठीक करने के लिए, आप वाटर को क्लीन रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो कि सफाई सुफाई रख के ही। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था। तो देखो, 10 पेजों का होगा बुक में, तो यहाँ पे मैंने 2 पेजेस में सम अप कर दिया, और इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है चैप्टर 14, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचर से चीज़ें मिली हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जो आउटर क्रस्ट होता है अर्थ सरफेस का, उसे बोला जाता है, जैसे कि आप ये वाला सरफेस देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला
तो ये आ गया लिथोस्फीयर। और जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोले हैं? हाइड्रो मतलब हाई, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अब एयर जो कवर होती है, पूरी अर्थ को कवर करती है और उससे क्या होता है, ब्लैंकेट की तरह काम करती है। बिना एयर के आप सो सकते हो, कैसे जी सकते हो? तो उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर आपको पता गया, वाटर। लिथोस्फीयर जहाँ पे आउटर लेयर पे रहते हैं, और जब दोनों का मिक्सर बन जाता है तो वो बनाता है बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग, ठीक है, पर्सन रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। सोचो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होता, ठीक है। कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे अर्थ है, आपको पता है यहाँ पे पॉसिबल है लाइफ, और जगह क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि लाइफ पॉसिबल है। तो लिविंग थिंग्स जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और भी सारे चीज़ें जो भी लिविंग हैं। जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन्हें बोला जाता है एबायोटिक, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ये कैसी हैं? नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 90 टू 95 टू 97% एटमॉस्फेयर किस में होती है? वीनस एंड मार्स में। तो यहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स में क्लोरोफिल, लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसके थ्रू हेल्प करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वाटर की प्रेजेंस में, फिर से प्लांट अपना प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू चक्कर की तरह चलता है। पहले ह्यूमन बीइंग, फिर प्लांट, फिर ह्यूमन बीइंग, प्लांट, प्लांट, फिर ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गया? तो देखिए, अब जब रेन होती है, अब ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि रेन होती है, ठीक है। अर्थ पे रेन पड़ती है, रेन पड़ती है तो ग्रो करती है, नरिशमेंट ज़रूरी होती है ना। तो रेनफॉल पैटर्न जो होता है, तो पैटर्न आर डिसाइडिंग बाय द प्रिवलिंग विंड पैटर्न, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न किस पे? अब रेन तो होगी पर उसका पैटर्न कहाँ को हो रही है, तो किससे पता लगेगा? विंड पैटर्न से। अब रेनफॉल जो पैटर्न है इंडिया में, वो साउथ टू वेस्ट होता है और नॉर्थ तो ईस्ट होता है। आपने देखा होगा इंडिया का मैप, जब ऐसे देखो तो ऊपर क्या है? नॉर्थ, इस साइड है साउथ, इस साइड है आपका ईस्ट, इस साइड है वेस्ट। तो साउथ टू वेस्ट, ठीक है। और क्या होगा आपका? नॉर्थ टू ईस्ट होती है, ठीक है। अब एसिड के साथ वाटर रेनफॉल हो रहा है, तो उसके साथ अगर एसिड आ जाए, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ ए नाइट्रोजन आ गए, ऑक्साइड ऑफ ए सल्फर आ गए, वाटर वेपर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में है, तो ये सब ये क्या है? एसिड्स हैं। तो इससे क्या कॉज होती है? एसिड रेन कॉज होती है। क्या होती है? एसिड रेन। अब ये क्या करती है? ये इसकी वजह से क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है, मतलब मार्बल ख़राब होने लग जाता है, सॉइल ख़त्म हो रही है हमारी, हमारे पानी पे फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि अब डायरेक्टली ये वाटर, ठीक है, एसिड रेन वाला वाटर नदियों में जाएगा तो वहाँ पे जो जीवित रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एक पीएच लेवल होता है जिस पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। इससे अप एंड डाउन हो गया तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या होगा? तो अगर एसिड रेन होगी तो मतलब वाटर का पीएच लेवल लो हो गया। वाटर का पीएच लेवल लो हो गया, इट्स मीन सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया। बट नेक्स्ट जो आता है, अनवांटेड चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसको बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। अब देखिए, अब जो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्मोक क्या है? स्मोक होती है स्मोक एंड फॉग। स्मोक होती है स्मोक, SMOKE आ जाएगा, सॉलिड एंड आपका गैसेस। फॉग क्या हो गया? लिक्विड एंड गैसेस। याद रखना, ये क्या है? गैस क्या है? यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है। क्या है? लार्ज क्वांटिटी में है गैस। और क्या है? सॉलिड जब स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है गैस में तो स्मोक आ गया। याद रखना, स्मोकिंग करते हैं ना लोग तो सॉलिड पार्टिकल होता है तो वो एयर में हो जाता है। फॉग मतलब लिक्विड इन ए गैस, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 टाइप से ये क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना कि क्या चीज़ है। अब एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन है, अब ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए इंडिकेटर होता है लाइकन। लाइकन मिक्सचर होता है एल्गी एंड फंजाई का। तो ये क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में जब हमने बायोलॉजी पढ़ी थी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी क्या करती है? फूड देती है, फंजाई इसको शेल्टर देता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब
अब ये कैसे इंडिकेटर है, देखिए जहाँ पे क्या होगा, लाइकन ग्रो होगा, इट्स मीन वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी अच्छी है। बट जहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं होगा, इट्स मीन वहाँ पे पॉल्यूशन है। तो समझ आ गए, एयर पॉल्यूशन का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर एडिशन ऑफ ए अनडिजायरेबल सब्सटेंस जब वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोला जाता है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब वेरियस फैक्टर, ये तो समझ आ गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब सॉइल कैसे बनती है, सॉइल बनने के लिए जैसे कि सन, वाटर, विंड, आपका विंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे यूजफुल हैं सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। अब सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होगी उसमें देखना डेड डिकेइंग मैटर होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, रिच होती है वो किससे, ग्रो करने के लिए प्लांट को, तो उसे बोला जाता है ह्यूमस। बट अगर सॉइल में अनवांटेड चीज़ें आ जाए जो उसके लिए यूज़फुल नहीं है, जैसे कि हम प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं और भी चीज़ें फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन। मतलब किसी भी चीज़ में पॉल्यूशन तब होता है जब अनवांटेड चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। अब ये चीज़ आप याद रखना, जब भी किसी में अनवांटेड चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो वो उसका पॉल्यूशन होता है। मतलब जिसमें क्वांटिटी चाहिए उससे ज़्यादा होगी तो वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, सॉइल तो होती है, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। अब सॉइल रिमूव भी होती है, टॉप मोस्ट रेस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की अगर रिमूव हो रही है तो उसे बोला जाता है सॉइल एरोजन। क्या बोलता है, सॉइल एरोजन। अब ये क्यों होता है, अगर प्लांट में क्या हो, अगर जैसे कि आपने प्लांट्स लगाए हैं, प्लांट सब काटते रहो काटते रहो काटते रहो, तो आपको पता है मिट्टी में पकड़ बनती है। अगर पेड़ लगा हो, पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी बह के चली जाती है, तो उससे क्या होता है, सॉइल एरोजन, ठीक है, समझ आ गया। अब नाइट्रोजन जो फाउंड होती है इन्हें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, किस में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि एल्कॉइड, यूरिया। अब बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करती हैं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉल्युबल फॉर्म में यूज़ करना। तो वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, और ये प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूम्स प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट्स कैसे टेक करते हैं नाइट्रोजन, ये करते हैं टेक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के रूप में, फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। आपको पता है प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड किससे मिलकर बना है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट से। क्लियर हो गया। फिर अब किसी भी एनिमल का आप देखोगे स्केलेटन बना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कार्बोनेट सॉल्ट का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बोनेट सॉल्ट का। क्लियर हो गया। अब फिर जो नेक्स्ट बात आती है, अब इंक्रीज करेंगे कुछ परसेंटेज ऑफ ए गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ये जब एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो कॉज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या होता है, देखो हमारा एनवायरनमेंट है ग्रीनरी से भरा हुआ है, ठीक है, बट जब यहाँ पे कुछ गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज होने लग जाएंगी तो क्या होगा, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अब इंक्रीज करेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं होगी ना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए तो वो हीट ही प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, बहुत सारी चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि ओजोन होल में मेन कॉज भी है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज भी है। फिर ये हो रहा है जिससे कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आने का खतरा रह रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, जब ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं जो मेंटेन करती हैं पूरा लेवल, उसकी परसेंटेज में इंक्रीज होने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर हो गया। फिर ऑक्सीजन जो यूज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में, कि 3 प्रोसेसेस होते हैं, कंबंशन, रेस्पिरेशन एंड ऑक्साइड्स ऑफ ए नाइट्रोजन। आपको पता है ऑक्सीजन रिटर्न कैसे होती है, प्लांट जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हमने किया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, और हीट की वजह से क्या हो रहा है, आपकी नुकसान हो रहा है चीज़ों को। अब नुकसान कैसे हो रहा है, देखो हमारा अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे
क्या होती है, एक लेयर बनती है स्ट्रेटोस्फीयर में जो कि ओजोन लेयर होती है। क्या होती है? ओजोन। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है जो प्रोटेक्ट करती है सन रेज के डायरेक्ट अर्थ में पहुंचने से, जिससे कि क्या होता है, नुकसान होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, तो उसमें वो लेयर डिप्लीट हो रही है। अगर वो लेयर डिप्लीट हो रही है इट्स मीन उससे क्या होगा, डायरेक्टली सन की रेज आएगी जिससे कि अर्थ को नुकसान होगा। ठीक है, तो मेन कॉज देखो, मेन कॉज जो आता है ओजोन होल का वो CFC, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, रेफ्रिजरेटर में। कहाँ प्रेजेंट होती है, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो आपको पता है ओजोन कितनी इंपॉर्टेंट है। ओजोन का फॉर्मूला क्या आ गया, O3। क्या आ गया, O3 स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या किया हमने नेचुरल रिसोर्सेज में, कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से होती हैं। याद रखना वाटर वेपर भी उतना काम करता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज आपकी क्या करती हैं, ओजोन होल में भी करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। ठीक है, तो इसके साथ हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 2 चैप्टर किए हमने, वाई डू फॉल इल एंड ओजोन वाला। ठीक है, नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आता है आपका कि कैसे कोई चीज़ बन रही है, मतलब जैसे कि न्यू ब्रीडिंग वाला चैप्टर है, इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज, वो चैप्टर आता है। उसके बाद आपका 9th क्लास खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तब तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, वैसे ही कंटेंट आपको तैयार किया जाएगा। आपके लिए हम वैसा ही प्रिपेयर कंटेंट तैयार करेंगे जैसे कि आपके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।